यस 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 यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और मैं सुमित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, यहाँ पे आज आपके पास है लेक्चर नंबर 2 ऑफ द चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बोले लिख के क्यों लेके आ गए यार, क्या इसमें ऐसे चलेगा? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ये कुछ रट्टा मारने वाली चीजें थी इसलिए लिख के लेके आया हूँ। आप डायरेक्ट लिखिए और इसको रट्टा मारना है। अब इसमें समझाऊं क्या मैं? एक मिनट, ये क्या है? समथिंग है, पता नहीं क्या था। हाँ, इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं इसलिए लिख के लेके आ गया। देखो क्या कहा। जो चीज समझाने वाली है, जो अभी लिख रहा हूं, वो आपको याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए। द लेंथ ऑफ डीएनए, हम पिछले में डीएनए कवर कर रहे थे ना, उसी को आगे चल रहे हैं। द लेंथ ऑफ डीएनए इज डिफाइंड बाय या इज फाउंड बाय द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन इट। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कह लो और बेस पेयर कह लो। बेस पेयर कह लो, एक न्यूक्लियोटाइड है तो उसके साथ एक बेस होगा, है ना, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड में एक बेस तो होगा ही, तो उसके सामने भी तो एक होगा। तो ऐसे बेस पेयर काउंट कर लो कितने हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कितना बड़ा है। जितने ज्यादा बेस पेयर उतना ज्यादा बड़ा डीएनए लेंथ। जैसे ये दो बैक्टीरियोफेजेस हैं, एक है ये 5175, एक है लैम्डा। इसमें इतने बेस पेयर्स हैं 536 5386, इसमें 48502 48502। इसमें देखो कितने सारे हैं, ये इकोलाई है, इकोलाई 4.6 टाइम्स 10 टू द पावर 6 बेस पेयर्स। मेजर आपको ये और ये याद होने चाहिए, ह्यूमन का याद होना चाहिए। दिस इज फॉर हेप्लॉइड कंटेंट, अगर हम हेप्लॉइड की बात कर रहे हैं तो इतना, और अगर डिप्लॉइड डीएनए देखेंगे तो इतना। मैंने टोटल अगर हम देखें तो टोटल तो डिप्लॉइड ही होता है, तो ये 6.6 टाइम्स 10 टू द पावर 9। ठीक है, तो 4.6 टाइम्स 10 टू द पावर 6 याद रखना है इकोलाई का, और ये याद रखना है ह्यूमन का। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। और कुछ डिस्कवरी से रिलेटेड बात की है कि अब डीएनए शुरू हो गया है, तो अब डीएनए से रिलेटेड हम चीजें पढ़ेंगे। तो अब आपका मेन जो है डीएनए स्टार्ट हुआ है। डीएनए एसिडिक सब्सटेंस है न्यूक्लियस के अंदर, ऐसा किसने कहा था? फ्रेडरिक मेस्चर ने कहा था 1869 में, 69 बोलते हैं, आई डोंट नो, 1869 में कहा था, और उसको इसने नाम दे दिया न्यूक्लिन। एसिडिक सब्सटेंस था, ये आपको अब याद रखना है कि डीएनए का नेचर कैसा, एसिडिक है। फिर कुछ एक्सरे स्टडीज जो है वो स्टडी की किन्होंने, मतलब किसी और की एक्सरे स्टडीज स्टडी की किसने? जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने, यानी इसको आप वॉटसन एंड क्रिक मॉडल पढ़ेंगे आगे। तो वॉटसन और क्रिक ने स्टडी किया और उससे इन्होंने दिया डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। माने इन्होंने एक्सरे स्टडीज को स्टडी किया, और वो एक्सरे स्टडीज किसने की थी? इन्होंने की थी। माने एक्चुअली मॉरिस विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन ने कुछ एक्सरे स्टडीज की, जिनको देख के वॉटसन क्रिक और फ्रांसिस क्रिक ने एक मॉडल दिया जिसका नाम है डबल हेलिक्स मॉडल या डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब हम वही डबल हेलिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे कवर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, इसको आप नोट करें। मैं पिक्चर क्लिक कर रहा हूँ, फंस गया था मुंह में वर्ड। आई होप नोट आपने कर लिया होगा। पता नहीं क्या बोल गया, मैं पिक्चर क्लिक कर रहा हूँ, पता नहीं, पिक्चर क्लिक कर रहा हूँ, इतना नहीं बोला गया है। हाँ जी, वॉटसन एंड क्रिक, भाई कैसी चौक है ये, ग्रिक्स, ओ वाह, मिक्स कलर, या इसको कहीं ऐसा तो नहीं ऊपर ऊपर से रंग दिया हो किसी ने, पता नहीं। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ऐसा इन्होंने कहा, ऐसा इन्होंने हमें कहा या हमें बताया। अब इनके अकॉर्डिंग जो डीएनए था वो कैसा था उसको हम बात करें। अब इनके अकॉर्डिंग मतलब ये बिल्कुल क्या ये बिल्कुल एक्यूरेट बताया था इन्होंने, है ना, क्योंकि इनका ईयर भी दिया था, मैंने ईयर लिखा था क्या यहाँ पे? कुछ 1935 था मेरे ख्याल, एक बार चेक करता हूँ। हाँ, 1953, 1953 इसी साल में मेरे ख्याल इन्होंने दिया है। हाँ, इसका साल याद रखना है 1953। बोले तुम्हें याद नहीं तो हम कैसे याद रखें? मैं तो पढ़ा रहा हूँ ना, पढ़ाने वाले को थोड़ी याद रखना है, पढ़ने वाले को याद रखना है। नहीं नहीं यार, याद रखेंगे 1953, ठीक है ना। इन्होंने सबसे पहली चीज कही, डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होंगे, डीएनए हैज 2 स्ट्रैंड्स which are anti-parallel in nature. Anti-parallel in nature माने if first is
5 prime to 3 prime, then second will be 3 prime to 5 prime. नोट करो, माने पता है आपको ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं. अगर एक स्ट्रैंड ऐसी है 3 prime to 5 prime ऊपर से नीचे, तो दूसरी को भी अगर मैं ऊपर से नीचे देखूंगा तो वो उल्टी होगी, इसका 5 prime to 3 prime होगी, है ना. वो कैसी होगी? 5 prime to 3 prime. इस नेचर को बोलते हैं एंटी पैरेलल नेचर. द बेसिस, एक मिनट, हाँ अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मेरे ख्याल एनसीईआरटी में चेक करता हूँ मैं आपको. उन्होंने फर्स्ट पॉइंट में बताया है क्या? हाँ, ये फर्स्ट पॉइंट में ही बताया है. सेकंड पॉइंट में ये एंटी पैरेलल वाली चीज लिखी है, तो हम दोनों चीजें एक ही में कर लेते हैं. ये जो टू स्ट्रैंड्स हैं, इनकी अगर मैं बैकबोन की बात करूं, हमने कल ही देख लिया था, शुगर एंड फॉस्फेट. शुगर एंड फॉस्फेट होता है इनकी बैकबोन, और बेसिस आर प्रोजेक्टेड आउटसाइड, बेसिस आर प्रोजेक्टेड आउटवर्ड. माने पीछे की तरफ, बैकबोन की तरफ शुगर और फॉस्फेट. हमने कल जो देखा था उसमें हमने देखा था ऐसे इसकी बैक वाली साइड, इस साइड थी फॉस्फेट और शुगर, है ना, और आगे की तरफ बेसिस थे. टू स्ट्रैंड्स, बैकबोन शुगर फॉस्फेट, एंड बेसिस जो है वो फ्रंट में थे, ऐसा मान सकते हो आप. ठीक है, ये थर्ड पॉइंट है, मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये थर्ड पॉइंट है. द बेसिस आर, द बेसिस फॉर्म H bonding with each other. माने अदर स्ट्रैंड के बेसिस जो हैं उनसे. कैसे H बॉन्डिंग बनाते हैं? A और T के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स आएंगी. A और T के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती हैं, और AT और GC, ये इस प्रकार से. GC के बीच में 3 और इनके बीच में 2. माने एडेनिन इज जॉइंड टू थाइमीन यूजिंग 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और ग्वानिन इनटू साइटोसिन यूजिंग 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ये याद रखना है. एक मिनट, मैंने पिछले लेक्चर में कुछ उल्टा बोल दिया था शायद से, है ना. पिछले लेक्चर में मैंने शायद उल्टा बोल दिया, इतने कॉन्फिडेंस से बोला था 3 यहाँ पे है, 3 उल्टा बोल दिया होगा पिछले में. बस सही कर लो आप इसे, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट. इसकी ट्रिक कैसे याद रखेंगे? मैं वो ट्रिक उल्टी लगा दी पिछले लेक्चर में. ट्रिक कैसे याद रखेंगे? T से ट्रिपल होता है बट इसमें डबल रखना है. T से ट्रिपल, बट इसमें डबल रखोगे, ऐसे याद रखो. ठीक है, तो द बेसिस फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद अदर स्ट्रैंड बेसिस. इसको नोट करो, इसको नोट करो. फिर हम अगले पॉइंट पे जाते हैं. नीचे जगह है क्या? नहीं, नीचे जगह नहीं है. इसको मैं पिक्चर क्लिक कर रहा हूँ, फिर अगले पॉइंट पे जाते हैं. राइट, नोटेड. थर्ड, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई. अच्छा, ध्यान से देखना. नाउ आई एम मेकिंग अ बिग डायग्राम. थोड़ा सा बड़ा सा बनाऊंगा मैं, थोड़ा सा बड़ा ही बनाऊंगा. ये क्या बोल रहा हूं मैं? थोड़ा सा बड़ा सा. व्हाट इज दिस? थोड़ा सा बड़ा है, इससे बड़ा और क्या चाहिए तुम्हें? ऐसा है मान लो, है ना. तो अगर मैंने यहाँ पे बनाया है 5 प्राइम, तो ये होगा 3 प्राइम, ये होगा 5 प्राइम, ये होगा 3 प्राइम. मैंने ऊपर से नीचे 5 प्राइम है एक स्ट्रैंड में, तो दूसरी में 3 to 5 हो. ठीक है, एक चीज आपने अब यहाँ पे अगला थर्ड पॉइंट में क्या है, इसको बोलते हैं पिच. एक ऐसा सर्कुलर कॉइल, इट इज कॉल्ड पिच. दिस इज कॉल्ड पिच. दिस इज कॉल्ड पिच. तो जो पिच है कितनी है? माने ये जो डिस्टेंस है कितना है? इट इज 3.4 नैनोमीटर. पिच ऑफ डीएनए इज 3.4 नैनोमीटर. और इसको आप क्या लिख सकते हो? 3.4 टाइम्स 10 to the power minus 9 मीटर, है ना, बिकॉज 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power minus 9 मीटर्स. तो इससे आप इसे यूनिटरी मेथड से कर सकते हो, है ना. तो दिस इज अ पिच, पिथनी, पिच, PITCH, पिच ऑफ डीएनए. और इस एक राउंड में देयर आर नियरली 10 बेस पेयर्स. बेस पेयर्स क्यों बोल रहे हैं अब? क्योंकि हमने पढ़ा ना हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रही है ऐसे, है ना. तो इसके कारण अब यहाँ पे इस पूरे जत्थे को हमने कहा बेस पेयर कहा. मैंने BP लिखा था पिछले में, वो बेस पेयर है. ठीक है, तो पिच ऑफ डीएनए हमने देख लिया. एंड नंबर ऑफ बेसिस, the number of base pairs in one round, it is 10 base pairs. 10 base pairs. अब पिच इतना है और 10 बेस पेयर्स हैं जिनका डिस्टेंस इतना होना चाहिए. तो इसको 10 से डिवाइड कर दो, आपको दो बेसिस के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा, है ना. देखो यूनिटरी मेथड से अगर मैं सिखाऊं आपको, वैसे तो याद कर लोगे तो बेटा है. टोटल बेसिस कितने हैं या टोटल बेस पेयर्स कितने हैं?
10 है एक राउंड में, और एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट इज 3.4। डिस्टेंस कितना है जिसको आप पिच कह रहे हो, दैट इज 3.4। ये पूरे राउंड का डिस्टेंस है और ये टोटल बेस पेयर पूरे राउंड में है। अब एक बेस पेयर का निकालना है ना। माने 10 बेस पेयर जो हैं उनके बीच का टोटल है 3.4। तो वन बेस पेयर का मतलब आपस में दो बेस पेयर के बीच का कितना होगा, 3.4 बटा 10 कर लो, डिवाइड करो, 0.34 आ जाएगा। समझा भी दिया है और याद तो करना ही है। सो डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स, माने अगर एक यहां है एक यहां है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये 0.34 नैनोमीटर होगा। इसको डिवाइड करो, 0.34 नैनोमीटर और 0.34 टाइम्स 10 टू द पावर -9 मीटर। अच्छा, ये हम एंगस्ट्रॉम में भी दे सकते हैं। अगर मैं इसको एंगस्ट्रॉम में लिखूं, ये हो गया एंगस्ट्रॉम में, ठीक है ना। यही हुआ, एक मिनट रुको, एंगस्ट्रॉम में करना है इसे। एंगस्ट्रॉम मींस 10 टू द पावर -10। अरे भाई ये तो गलत कर दिया ना हमने, इसको अगर इधर लिखूं तो नहीं, दिस इज रॉन्ग, सॉरी। 34 एंगस्ट्रॉम होगा, माने 34 टाइम्स 10 टू द पावर -10। हाँ, एक इस साइड आया तो ऐड होगा, ठीक है ठीक है, 34 एंगस्ट्रॉम होगा, ठीक है ना। एंगस्ट्रॉम मींस 10 टू द पावर -10, उसमें लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो। बिकॉज देखो 3.4 इंटू 10 टू द पावर -9 है, आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करो और 10 से ही डिवाइड कर दो, है ना। तो यहाँ पे 34 बन जाएगा और ये एंगस्ट्रॉम बन जाएगा, तो 34 एंगस्ट्रॉम। लिखना है तो लिख लो, नहीं तो एक याद रखो, ये कम आने के चांसेस है, ये एनसीईआरटी में दिए तो ये ज्यादा चांसेस आने के, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, नीचे जगह है क्या आपको दिख रहा है हमारे नीचे का, थोड़ा सा दिख ही रहा है, छोटा पॉइंट ही है। ये जो बेसिस है ये आपस में से पैरेलली स्टैक है, ये स्टैक बना रहे, एक बेस पेयर यहाँ पे तो दूसरा इसके नीचे, ऐसे 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 ऐसे, तो ये स्टैक टाइप फॉर्म करते हैं। स्टैक स्ट्रक्चर या स्टैक टाइप स्ट्रक्चर formed by base pairs gives more stability एडिशनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी मिलती है, उसके अलावा इसको और स्टेबिलिटी कौन दे रहा है, एडिशनल टू एच बॉन्डिंग, उसके अलावा इसको और स्टेबिलिटी दे रहा है ये पैरेलल होना बेस पेयर्स का, ऐसे स्टैकिंग। अच्छा, एक चीज भी रह गई, जो बेस पेयर मैंने आपको बेस पेयरिंग बताई ना, वो कि एटीजीसी कैसे पेयर हो रहे हैं, उनमें एक चीज बतानी रहती है, वो अभी आप आगे लिखाऊंगा मैं, इसको नोट करो पहले, जल्दी से इसको नोट करेंगे, है ना, जल्दी नोट करो। आई होप एंड बिलीव आपने नोट कर लिया, पिक्चर तो मैंने क्लिक कर ली है। एक चीज जो रह गई थी उसको ध्यान से देखना, ये समझने वाली चीज है। क्या रह गया था, एडिनिन, एडिनिन forms two hydrogen bonds with thymine और यूरेसिल, यूरेसिल इन आरएनए और थाइमिन इन डीएनए। ये डी है भैया, इसे कोई आर ना समझे। और बोले तो बता दिया, रुको ना। ग्वानिन forms 3H bonds with cytosine। अब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ए और जी के बीच में बॉन्ड हो, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा ऐसा। इस सबसे हमें क्या पता चला, सो एवरी टाइम, हाथ पे कुछ लिखा नहीं, ऐसे देख रहा हूं कि लाइट जगी है ना इसकी। एवरी टाइम देयर विल बी अ प्यूरिन bonded with pyrene, pyrimidine, bonded with pyrimidine, प्यूरिन बॉन्डेड विद पाइरिमिडीन। ऐसा इससे क्या होगा, हेंस
हेंस कांस्टेंट विड्थ ऑफ डीएनए। मतलब समझ नहीं आया कुछ, बताता हूं। देखो, प्यूरिन में कितनी रिंग्स थी? 2 रिंग थी, और पाइरिमिडीन में 1 रिंग थी। तो प्यूरिन के सामने हमेशा पाइरिमिडीन आ रहा है। मान लो यहाँ पे प्यूरिन है, मैं ऐसी सिंपल एक कुछ रिंग टाइप स्ट्रक्चर ऐसा, चलो ऐसे बना लेते हैं हम सिंपली, है ना, ज्यादा कुछ खास हमने देखा नहीं, सिंपल ऐसे देखते हैं। ये मैंने बनाया प्यूरिन, इसके सामने आ गया पाइरिमिडीन। अब इस साइड अगला बेस था मान लो पाइरिमिडीन, है ना, और इधर फिर प्यूरिन हो जाएगा ऐसा। तो इससे क्या होगा, ये देखो, ये विड्थ जो है इधर भी इतनी ही है, इधर भी इतनी ही है, ठीक है ना। मतलब अगर इधर 2 है तो इधर 1 आ जाएगा, इधर 2 है तो इधर 1 आ जाएगा। इससे विड्थ विल बी सेम। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ऐसा होगा, मान लो ये प्यूरिन था, इसके सामने पाइरिमिडीन आया, ये भी प्यूरिन है, इसके सामने भी पाइरिमिडीन आ गया, ये पाइरिमिडीन इसके सामने फिर से पाइरिमिडीन आ गया, तो इससे काम गलत हो जाएगा। क्या? ऐसे देखो, ऐसा हो जाएगा, डीएनए की स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड ऐसी टेढ़ी सी हो जाएगी और इसके कारण ऊपर विड्थ ज्यादा है, नीचे विड्थ कम हो गई। तो ऐसा नहीं चलेगा, विड्थ बराबर है, विड्थ बराबर, ठीक है ना। एंड एक और चीज, डीएनए इज टर्न्ड इन अ राइट हैंडेड मैनर, इन अ राइट हैंडेड मैनर, ये भी इसी के अंदर है। और उसमें पिच वगैरह उस पॉइंट में दिया हुआ था, ये है ना, ऐसा राइट हैंड मैनर। और कोई बोले कि यहाँ पे तो डिस्टेंस फिर से वो हो गया, ये तो लॉन्ग वायलेट। अरे भाई, ये डिस्टेंस नहीं है एक्चुअल में, यहाँ पे ऐसे ऐसे बेसिस है। जब आप अपनी एनसीईआरटी के इसका डायग्राम देखो तो आपको और क्लियर होगा। ये बेसिस है एक्चुअल में, ये एक स्ट्रैंड बाहर की तरफ है, एक अंदर की तरफ है। आपको लग रहा है कि एक के ऊपर एक चिपक गई है, नहीं, ऐसा नहीं, चिपकी हुई नहीं है वो, है ना, अलग अलग है। इसे नोट करो, इसे नोट करो। फिर एक रूल है शेरगॉफ्स रूल, उसकी तरफ चलेंगे। इसे नोट करो, मैं पिक्चर क्लिक कर रहा हूँ। आई होप इट इज क्लियर। और राइट, आई थिंक सो इट्स क्लियर। मिटा देना, लिख लिया ना सबने? पॉज कर देता हूँ, और सॉरी पिक्चर क्लिक कर लेता हूँ ना, तब तुम पॉज कर लिया करो, है ना। ये पिक्चर क्लिक करने के बाद मैं डायरेक्ट मिटाऊंगा, तुम पॉज करके लिख लो, दैट इज बेटर। बेटर नहीं, बेटर। शेरगॉफ रूल, सिंपल सा रूल है। नंबर ऑफ प्यूरिन्स इन अ डबल स्ट्रैंडेड, इसको बोलते हैं डीएस माने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इज सेम एज नंबर ऑफ पाइरिमिडीन्स। पहली चीज, ठीक है ना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। अब प्यूरिन्स माने ए, और कौन था? जी, एजी ने खाई पूरी, तो एजी यानी ए प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी। कैसे, ये कैसे लिख दिया तुमने भाई? ए के सामने हमेशा टी होगा, है ना, तो 2 स्टैंड देख रहे हैं, इसीलिए हम डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। ए के सामने हमेशा टी होगा, तो अगर इस स्टैंड में एक ए है तो उस स्टैंड में एक टी होना जरूरी है, तो नंबर बराबर हो गया, माने ए जितने होंगे उतने टी होंगे। नंबर ऑफ ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ टी ना, क्योंकि ए के सामने हमेशा टी ही आएगा। नंबर ऑफ जी विल बी नंबर ऑफ सी के बराबर, तो इसलिए ये बराबर आ गया, है ना। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये आता है 1। दिस इज व्हाट इज शेरगॉफ्स रूल। शेरगॉफ्स रूल, व्हाट इज दिस? कैसे बोलता है मैं? शेरगॉफ्स रूल, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अभी तो शेरगॉफ्स रूल था, एक कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज है। एक्स्ट्रा नॉलेज है ये भैया, एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त है, फालतू है, नया है, नवीन है, नूतन है। वो नूतन जेठालाल नहीं, देखना ये थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है? a प्लस टी अपॉन जी प्लस सी। अगर मैंने इस रेशो को कहा k, तो हो सकता है ये k ग्रेटर देन 1 आए, हो सकता है ये k स्मॉलर देन 1 आए। ग्रेटर देन 1 कब आता है? जब डिनोमिनेटर नीचे वाला बड़ा बड़ा नहीं छोटा हो। हाँ, जब नीचे वाला छोटा है ऊपर वाला बड़ा है नंबर, ठीक है ना। तो अगर a और t मिला के, माने कि a और t मिला के ज्यादा बन रहा है, तो 80 रिच साइट्स ज्यादा है उस डीएनए के, उसमें 80 रिच साइट ज्यादा है, AT रिच साइट्स ज्यादा हैं और GC रिच साइट्स कम है, तो ये कंडीशन होगी। इसको बोलेंगे AT रिच साइट्स आर मोर। ऐसा हमें देखने को मिलता है इन यूकैरियोट्स, मोस्टली यूकैरियोट्स में हमें ऐसा देखने को मिलता है। और यहाँ पे GC रिच साइट्स आर मोर, ये हमें देखने को मिलता है इन प्रोकैरियोट्स। आपको दिख तो रहा है ना, ऐसा तो नहीं मैं बीच में खड़ा हो गया। ये प्रोकैरियोट्स में, ये यूकैरियोट्स में, क्लियर है। बस ये एक रेशो है जो कि शेरगॉफ्स रूल से रिलेटेड भी नहीं है,
बट स्टिल आपको पता होनी चाहिए कि यार ऐसा कुछ हो तो आपको पता हो कि यार ए और टी रिच साइट ज्यादा होती है यूकैरियोट में और जीसी रिच साइट ज्यादा होती है प्रोकैरियोट। इसको नोट करो। फिर आगे हम शेरगॉफ रूल से रिलेटेड कुछ चीजें आपको बताएंगे अभी, और शेरगॉफ रूल से रिलेटेड कुछ चीजें आपको अभी और बतानी है। कुछ क्वेश्चंस ही करेंगे, है ना, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सरगॉफ नहीं है, शेरगॉफ है। शेरगॉफ रूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पिक्चर क्लिक कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी नोट करें। अगले पे चलते हैं, अगले पे चलते हैं। बस आज इतना ही रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे यार। शेरगॉफ रूल तक ही करेंगे, ठीक है। और कितना टाइम हो गया अभी? नियरली 7 तो बज गए। इधर 7 बजे तक रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं ये, ठीक है ना। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन, इफ द परसेंटेज ऑफ cytosine in double stranded DNA is 20%, find percentage of other bases। बाकी बेसिस की परसेंटेज बताइए अगर साइटोसिन की परसेंटेज 20% है। देखो हमेशा साइटोसिन के सामने कौन आएगा? ए टी जी सी, जी आएगा, है ना। तो जितने साइटोसिन होंगे उतने ही जी होने चाहिए। देखो ध्यान से देखना। अरे यार ये कैसा डीएनए बना रहा हूं मैं, थोड़ा बड़ा ऐसा बना हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे टी का होना जरूरी है ना। अगर मैंने यहाँ पे सी लिखा है तो यहाँ पे जी का होना जरूरी है। सी है तो जी होना ही चाहिए। तो जितने सी होंगे उतने ही जी होंगे। ऐसा तो है नहीं कि जी के सामने टी आ जाएगा, नहीं, कभी नहीं हो सकता। अभी बताया पीछे, है ना। इससे लेंथ ऑफ द डीएनए, विड्थ ऑफ द डीएनए विल बी डिस्टर्ब्ड। तो सी के सामने हमेशा जी ही आएगा या जी के सामने हमेशा सी ही आएगा। तो सी और जी का नंबर बराबर होगा। तो अगर साइटोसिन 20% है, अरे यार ये 20 लिखा है, कोई इसको हिंदी वाला बोलना समझ ले अक्षर, कोई समझेगा भी नहीं वैसे तो। साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन एंड थाइमिन, यही निकालने हैं। ग्वानिन कितने होंगे? फिर ग्वानिन भी 20% होंगे। ग्वानिन भी 20% अभी बताया कैसे? सी के सामने हमेशा जी, तो सी अगर 20 है तो सी जी भी उतनी होंगे, ठीक है। मेरे सामने मेरे जैसा एक आदमी खड़ा हो रहा है, तो जितने बार मैं खड़ा होऊंगा उतनी बार ही वो खड़ा हो, ऐसा समझो, ठीक है। तो 20-20। अब बचे एडेनिन और थाइमिन, ये कैसे पता करें? देखो जितने ए हैं उतने ही टी होंगे। अब एक इक्वेशन आप ऐसे लिख लो, बिकॉज यू आर नीट स्टूडेंट्स। मैं तो पता नहीं आती होगी तुम्हें कि नहीं आती होगी, है। सी ए टी जी, इन सबको मिलाया तो 100% आया, है ना, क्योंकि पूरे डीएनए में यही होंगे, यू तो आएगा नहीं बीच में। देखो सी है साइटोसिन 20%, ए हमें पता नहीं तो इसको ए ही लिख दो। हमें ये जरूर पता है कि ए और टी बराबर होंगे, तो मैं टी की जगह भी ए लिख देता हूं, तो टी की जगह भी ए लिख देते हैं। एक है जी, जी भी 20% है, बचा 100। तो 20-20 40 को सेट लेके गए 60, तो ए और ए 60, यानी कि 2a विल बी 60%। तो इससे पता चला कि a इज 60 का हाफ, यानी कि 30%, और जितना a है उतना ही t होगा। तो a और t बराबर है 30%, 30%। देखो चेक करने के लिए सबको ऐड कर दो, 100 आना चाहिए। तो 20-20 40 और 60, वेरी इजी, वेरी इजी। जल्दी नोट करें, नोट इट डाउन। मैं पिक्चर क्लिक कर रहा हूँ। यस, एक और क्वेश्चन देखते हैं मैं, है ना। रुको तो क्वेश्चन ढूंढते हैं, फिर से साइटोसिन से रिलेटेड ही ढूंढेंगे, फिर से साइटोसिन से रिलेटेड ही ढूंढेंगे। हो ओके, बड़ा हो गया। इफ द परसेंटेज की जगह है नंबर ऑफ साइटोसिन इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज 480 एंड टोटल बेसिस कितने हैं भैया? 2000 है, उनमें से साइटोसिन है 480। फाइंड नंबर ऑफ अदर बेसिस। सॉल्यूशन थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, SOLUTION, सॉल्यूशन। साइटोसिन कितने हैं भैया? सी है 480, तो जी भी 480, सी और जी है भाई भाई, सी जितने उतने ही जी। ए और टी बराबर होंगे, तो सी प्लस जी प्लस ए प्लस टी जो है वो टोटल होना चाहिए, टोटल है 2000। तो सी और जी 480 480 400 400 800 और 160 960, तो 960 प्लस ए प्लस टी इज 2000। ए प्लस टी आया कितना? 2000 माइनस 960, यानी कि 1040। जितने ए होते हैं उतने ही टी होते हैं। तो इससे हमें पता चला कि ए भी इसका हाफ होगा, यानी कि 520 ए होंगे,
और 520 ये टी होंगे। सबको ऐड करो, क्या बराबर आ रहा है इसके, किसके, 2000 के। 480 520 हजार, 480 520 हजार। इससे आपने एक और चीज देखी, तो अगर मान लो इसी में क्वेश्चन चेंज कर दिया, फाइंड द नंबर ऑफ प्यूरिन्स, ये कर दिया, तो प्यूरिन्स का नंबर और पाइरिमिडीन्स का नंबर सेम होता है, जो कि टोटल का हाफ कर दो। देखो प्यूरिन्स प्लस पाइरिमिडीन्स से ही बना है डीएनए, है ना। तो डीएनए में टोटली अगर 2000 है तो हाफ हाफ ही बटेंगे इनमें, समझे कि नहीं। अच्छा ऐसे नहीं करना, तो ऐसे करो, ऐसे देखो कैसे। प्यूरिन्स कौन से होते हैं भैया, ए और जी होते हैं, तो ए प्लस जी, 480 प्लस 520 हमेशा 1000 आएगा। सिमिलरली पाइरिमिडीन्स भी इतने ही होंगे, जितने पाइरिमिडीन्स उतने ही प्यूरिन्स। अभी तो हमने पढ़ा नंबर ऑफ पाइरिमिडीन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्यूरिन्स, शेरगॉफ्स रूल, उसी के अकॉर्डिंग आप इसे कर लो। आई होप एंड बिलीव दैट दिस इज क्लियर। यस, इसे इसकी फोटो में कर रहा हूँ, आगे चलेंगे, टाइम हो गया है वैसे तो। अभी कुछ छोटा मोटा कर लेते हैं, है ना। सेंट्रल डोगमा करवा देता हूँ थोड़ा सा, बाकी समझना तो है ही, ये पूरे चैप्टर में सेंट्रल डोगमा ही पढ़ना है आगे आपने। डस्टर ढूंढ रहा हूँ, हाथ में पड़ा हुआ डस्टर, हाँ मारू लपट लपट गंजी। अच्छा अब आप कोई भी ऐसा डीएनए की एक स्ट्रैंड में दूंगा तो आप दूसरी स्ट्रैंड लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि आपको पता चल गया कुछ चीज, क्या कॉम्प्लीमेंट्री रूल पता चला। लेट अस से एक स्ट्रैंड मैंने लिखी, ये एक स्ट्रैंड है जो कि है इधर 5 प्राइम इधर 3 प्राइम, और है ए जी सी जी सी जी टी 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 ए जी जी सी सी जी सी टी ए, ऐसी है स्ट्रैंड। मैंने बोला फाइंड ये राइट द कोड, ये राइट द दिस बेसिस फॉर सेकंड स्ट्रैंड। तो सेकंड स्ट्रैंड के लिए क्या होगा, 3 प्राइम इधर होगा, 5 प्राइम इधर होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे होगा टी, जी के सामने आता है सी, सी के सामने आता है जी, जी के सामने सी, सी के सामने जी, जी के सामने सी, टी के सामने ए टी टी सी सी जी जी सी जी ए टी। बोलो 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 बोलो, ये देखो जी ए टी टी सी, बताओ ये है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। दूसरी स्ट्रैंड बनानी है, जी के सामने आए सी टी टी ए जी। इसमें ध्यान से देखना, जी ए टी टी सी इधर भी है, जी ए टी टी सी इधर भी है, यही है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, आपने पढ़ा था, ये पढ़ना होगा, आई डोंट नो आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। बायोटेक्नोलॉजी में होता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जो दोनों साइड से पढ़ने में एक आए, तो दोनों साइड से माने 5 प्राइम टू 3 प्राइम से हम आप एक स्टैंड में पढ़ो, दूसरी स्टैंड में 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ो, सेम आएगा। जी ए टी टी सी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, जी ए टी टी सी 5 प्राइम टू 3 प्राइम दूसरी स्टैंड में, ठीक है। बस ये प्राइम का डायरेक्शन जो है वो सेम रखनी है कि कौन सी प्राइम से कौन सी प्राइम में जा रहे हो, ठीक है। योर हेडिंग सेंट्रल डोगमा, लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। ला 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 सेंट्रल डोगमा, ये किसने दिया था भैया, फ्रैंक उन्होंने दिया था, है ना, वॉटसन क्रिक ने दिया था ये, ठीक है ना। एक मिनट, हाँ एक्चुअल में यहाँ पे बुक में कुछ और देखा है, मैं वही देखने गया था। हाँ बुक में फ्रांसिस क्रिक का नाम लिखा है, मैंने वॉटसन और क्रिक में से क्रिक का नाम लिखा है, तो आप क्रिक याद रखें तो बेटर है, ठीक है ना। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो दोनों टिक करोगे। सेंट्रल डोगमा, देखो डीएनए है उससे आरएनए बनाओ, और आरएनए भी कौन सा, एमआरएनए की बात हो रही है। सारे आरएनए बनते हैं बट एमआरएनए की हम पर्टिकुलरली बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एमआरएनए जब कोड भेजता है तो हमें मिलते हैं प्रोटीन्स। और कई बार जब सेल डिवाइड करना है तो कई बार क्या, जब भी सेल डिवाइड करता है तो वो डीएनए को डीएनए में ही चेंज कर देता है, डीएनए से डीएनए ही दोबारा बनाता है। तो इसको हमने कहा है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए से एमआरएनए बनना, इट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से प्रोटीन बनना, इट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। और एमआरएनए से डीएनए भी बनता है क्या किसी में, हाँ बनता है, आरएनए से डीएनए जाता है कई बार, दिस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन।
रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और ये सिर्फ वायरसेस में देखने को मिलता है, सिर्फ वायरसेस में देखने को मिलता है। दिस पूरा का पूरा सेंट्रल डोगमा। अब हम अगले लेक्चर में क्या स्टार्ट करेंगे कि डीएनए जो इतना हाईली, मतलब 2.2 मीटर का है डीएनए, है ना, 2.2 मीटर का, इतने छोटे से न्यूक्लियस में कैसे फिट हुआ, अगले लेक्चर में हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि डीएनए कैसे कैसे आया, कैसे कैसे उसको हमने फिट किया सेल के अंदर, सेल के न्यूक्लियस के अंदर, और फिर हम पढ़ेंगे कि डीएनए और आरएनए में से कौन ज्यादा बेटर है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रेप्लिकेशन, फिर ट्रांसक्रिप्शन, फिर ट्रांसलेशन। ठीक है ना, तो इसे आप नोट करें और फिर हम चलते हैं अगले लेक्चर में। आप सभी को एक बार फिर से, एक बार क्या दोबारा ही अभी बोल रहा हूँ, आप सभी को मेरी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अच्छा होमवर्क रह गया, सॉरी सॉरी सॉरी, होमवर्क रह गया भाई। होमवर्क होमवर्क कैसे छोड़े, पहले इसकी पिक्चर क्लिक करो, पिक्चर भी क्लिक करनी रहेगी, अभी कहाँ जल्दी तुम है, इतनी कहाँ जल्दबाजी है साथ में जाने की है। होमवर्क लिखो पहले, होमवर्क लिखो, बिना होमवर्क लिए जाते हैं आजकल के बच्चे। एनसीईआरटी रीड करेंगे, पता नहीं ये न्यू है कि नहीं, 2023 से 24 वाली है, पेज नंबर 82 तक आप पढ़ सकते हैं। टॉपिक नंबर बता देता हूं, 5.1.1 तक। रीड एनसीईआरटी टिल 5.1.1 टॉपिक। ये ओल्ड होगा ना, बिकॉज पहले चैप्टर वो है, नहीं ये न्यू है, न्यू न्यू न्यू, ये न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताया है। और 6.1.1 टॉपिक फ्रॉम ओल्ड एनसीईआरटी। तो न्यू एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी में ये टॉपिक आपको रीड करने हैं, और साथ में रिवाइज तो करना ही है सब कुछ, और सेल्फ असेसमेंट भी कर लेना भैया, खुद से ही एक बार टेस्ट देखो किसी का। हमने तो अभी करवाया नहीं कोई टेस्ट यार, इतना टाइम नहीं मिलता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप सभी को मेरी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे।